ये जो आप पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसको बाद में कर लीजिए, अभी कुछ देर के बाद आपके कारनामे आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, आज हमने जो है वो स्टडी करना ऑर्बिटल डायनामिक्स। ठीक है, ऑर्बिटल डायनामिक्स जो है इससे मुराद ये है कि डायनामिक्स क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस के इफ़ेक्ट्स जो है उनको देखा जाए। तो अब ऑब्वियसली जब कोई बॉडी जो है वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो अब जाहिर बात है कि जब वो ऑर्बिट में मूव कर रही है, इवन के वो ऑर्बिट जो है वो सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है, जो भी है, ठीक है, तो वो अपना एंगल चेंज कर रही है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ सम व्हाट इट इज़ रोटेटिंग, और जब वो रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब इन फोर्सेस का इफेक्ट जब आप इन ऑर्बिट्स के ऊपर चेक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल डायनामिक्स। ये उन ऑर्बिट्स के अंदर जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं उनको हम ऑर्बिटल डायनामिक्स का नाम जो है वो देते हैं। अब जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आप कहते हैं कि जी ऑर्बिट जो है वो जो एनर्जी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ई जीरो हो तो कौन सा ऑर्बिट होता है? ई जीरो पे सर्कुलर होता है। माशाल्लाह। और भाई मैं ई का बात कर रहा हूँ, स्मॉल ई का नहीं, एनर्जी की बात कर रहा हूँ। When E is equal to 0, which one is the orbit? क्या कौन सा ऑर्बिट होता है? और नहीं, E लेस देन 0 हो तो कौन सा होता है? कोई याद नहीं, ये घर जाके आज देख लेना, पढ़ने लगे आप ऑर्बिटल डायनामिक्स, और आपको यही याद नहीं है कि E 0 पे कौन सा होता है, E ग्रेटर देन 0 पे का, ये सारे आपको बताए हैं मैंने। ठीक है, कौन से ऑर्बिट होते हैं। वो जो ई जीरो आप स्मॉल सेंट्रिसिटी का कह रहे हैं वो तो सर्कल होता है, वो तो स्पेशल केस है। ठीक है, सेंट्रिसिटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एनर्जी से पूछ रहा हूँ कि एनर्जी से कौन से ऑर्बिट्स होते हैं। ये घर जाके आज देख लेना कि कौन से होते हैं। ठीक है, अच्छा, बहरहाल तो ये ऑर्बिट्स अब चाहे ई जीरो है, ई ग्रेटर देन जीरो है, ई लेस देन जीरो है, उसके अंदर ई जीरो में पैराबोला होगा, लेस देन जीरो में एलिप्स होगा। ठीक है, इस तरह ऑर्बिट्स जो हैं वो बनते हैं। तो आप उन ऑर्बिट्स के ऊपर अगर आप उन ऑर्बिट्स को चेंज करना है, अब ये ऑर्बिट चेंज हो रहा है ना, आपने जब सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया है तो उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो वो क्यों चेंजेस आ रही हैं? विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी आ रही है ना। ई जीरो पर पैराबोला बन रहा है, ई लेस देन जीरो पे एलिप्स बन रहा है, ई ग्रेटर देन जीरो पे हाइपरबोला बन रहा है। ये अब क्या हो रहा है, ये एनर्जी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनसे ऑर्बिट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो एनर्जी के अंदर चेंजेस क्यों आ रही हैं? क्योंकि इन ऑर्बिट्स के ऊपर फोर्सेस जो हैं वो एग्जर्ट हो, उसकी वजह से जो ऑर्बिट है पार्टिकल का वो चेंज हो रहा है। तो जो ऑर्बिट्स हैं, orbits are changed by single or multiple thrusts। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट भी फोर्स ही होती है ऑफ द रॉकेट इंजन्स।
अब यहाँ पर जो सिंपलेस्ट है इसके अंदर वो क्या है कि अगर आप एक सिंगल थ्रस्ट जो है, ठीक है, द सिंगल थ्रस्ट, अगर एक सिंगल थ्रस्ट जो है अप्लाइड इन द ऑर्बिटल प्लेन, अगर सिंगल थ्रस्ट जो है उसको अप्लाई करें आप किसी ऑर्बिटल प्लेन में, दैट डज नॉट चेंज, दैट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा एंगल, बट स्मॉल थ्रस्ट है, बट डज चेंज द इसेंट्रिसिटी एंड एनर्जी, बट चेंज द इसेंट्रिसिटी एंड एनर्जी simultaneously. अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ऑर्बिट्स जो हैं वो थ्रस्ट जो रॉकेट इंजन हैं उनसे चेंज किए जा सकते हैं। अगर सिंगल थ्रस्ट आप अप्लाई करें किसी ऑर्बिटल प्लेन में तो वो सिंगल थ्रस्ट जो है जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की उसको चेंज नहीं करता, बट इसेंट्रिसिटी और एनर्जी को चेंज कर देता है साइमल्टेनियसली। अब अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? देखो, एनर्जी चेंज होने और सेंट्रिसिटी के चेंज होने से ऑर्बिट की शेप पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि आपने थ्रस्ट दिया तो थ्रस्ट देने से ऑर्बिट की जो शेप है उस ऑर्बिट की शेप पे फर्क पड़ रहा है, यानी कि वो एलिप्स बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, सर्कल बन रहा है, सेंट्रिसिटी और उसको चेंज करें, यानी सेंट्रिसिटी और एनर्जी आपस में रिलेटेड है। अभी आपने रिलेशन निकाला भी हुआ है पीछे, ठीक है। तो उससे फर्क पड़ रहा है ऑर्बिट के अंदर, लेकिन एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा। फर्ज करें कि अगर एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। ऑर्बिट तो पहले भी चेंज हो रहा है, ऑर्बिट चेंज नहीं हो जाएगा, आपका पार्टिकल जो है वो ऑर्बिट में से ही निकल जाएगा। समझ आ रही है बात? आपका पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है तो आपका पार्टिकल ऑर्बिट में से ही निकल जाएगा, ठीक है। अर्थ एक ऑर्बिट के अंदर अराउंड द सन जो है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, पता है आपको उस बात का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये सारे कंजर्व होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम जो एनर्जी के अंदर अगर चेंज आती है या सेंट्रिसिटी चेंज होती है उससे ऑर्बिट की शेप में फर्क पड़ सकता है, लेकिन पार्टिकल जो है वो अपने ऑर्बिट से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम ही उसका चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में से ही निकल जाएगा, ठीक है। उसका तो एंगुलर मोमेंटम ही चेंज हो गया, यानी कि वो अगर इस तरह ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा था तो वो रोटेट करता करता इस तरह आगे की तरफ निकल जाएगा। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज होगा, वो अपने ऑर्बिट से ही हट जाएगा। तो जब वो अपने ऑर्बिट से ही हट जाएगा तो फिर जाहिर बात है वो किसी और ऑर्बिट में भी जा सकता है, ठीक है। तो जब से कायनात बनी है एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम किसी भी तरह से चेंज नहीं हो रहा। एक्सटर्नल
एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज होता है, उसके ऊपर एक्सटर्नल टार्क एक्ट करे, इवन के फोर्सेस मौजूद हैं लेकिन वो फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इतना एक्सटर्नल टार्क जो है उसको एक्सर्ट करेंगे जिससे जो पार्टिकल है वो अपने ऑर्बिट में से बाहर निकल जाए। तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, जितने सियारे हैं अपने मदारों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं वो अपने ऑर्बिट से निकलेंगे और आगे आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होता, लेकिन इसेंट्रिसिटी और एनर्जी जो है उसके अंदर भी चेंज आती है, लेकिन वो चेंज भी बड़ी माइनर होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इतनी होती है चेंज कि उससे सिर्फ ऑर्बिट की शेप जो है उसके अंदर फर्क जो है वो पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम एक अर्थ और मार्स का सिस्टम लें, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, एक अर्थ और मार्स का एक सिस्टम लें, रिप्रेजेंट अ सिस्टम सच आ सिस्टम, एक अर्थ और मार्स का सिस्टम है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ए home and transfer represents the path of minimum total energy expenditure। तो अब अगर अर्थ और मार्स का एक सिस्टम हम कंसिडर करें, यानी कि ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर ऑर्बिट जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, और एक होमन ट्रांसफर यही है कि उसका ऑर्बिट जो है वो चेंज हो जाए, यानी कि उसका अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करती हैं, कुछ थ्रस्ट लगता है तो उसके ऑर्बिट के अंदर कोई चेंज आए, लेकिन वो ऑर्बिट जो चेंज होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पाथ ऑफ मिनिमम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। मिनिमम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जब ऑर्बिट चेंज होगा तो जाहिर बात है उसका पाथ भी चेंज होगा पार्टिकल का, लेकिन वहां पर जो एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मीन एनर्जी जितनी खर्च है वो, लेकिन जो एनर्जी खर्च हो रही है वहां पर वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है, मिनिमम है। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो फिर हो सकता है कि वो ऑर्बिट जो चेंज ना हो, बल्कि वो ऑर्बिट बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ठीक है, और वो पार्टिकल जो है उस ऑर्बिट में से बाहर निकल जाए। तो ये जो एनर्जी की चेंज आती है ये बिल्कुल मिनिमम चेंज होती है, बहुत थोड़ी चेंज जो है वो आती है, ठीक है। तो अब यहां पर आप सपोज करें कि हमारे पास जो दो इंजन हमें रिक्वायर्ड हैं, टू इंजन्स बर्न्स आर रिक्वायर्ड, दो इंजन जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड है। इसमें पहला जो है फर्स्ट इंजन वन, द फर्स्ट बर्न्स, पहला जो है वो बर्न होता है, ठीक है, यानी कि जलना शुरू होता है। इंजेक्ट्स द स्पेस क्राफ्ट और इंजेक्ट करता है ये स्पेस क्राफ्ट को
from the circular earth orbit to the elliptical ऑर्बिट। ठीक है, जब वो बर्न होता है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चेंज करता है, दैट इंटरसेक्ट्स मार्स ऑर्बिट, और ये इंटरसेक्ट करता है मार्स के ऑर्बिट के साथ। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है, द सेकंड बर्न्स ट्रांसफर्स, जब दूसरा बर्न करता है तो ये ट्रांसफर करता है द स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम द elliptical ऑर्बिट से इनटू मार्स ऑर्बिट। और सेकंड जो है वो जब बर्न करता है तो वो ट्रांसफर करता है इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट से मार्स के ऑर्बिट के अंदर। अब जो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी चेंजेस हैं, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी चेंजेस। तो आप जो है वो वेलोसिटी की जो चेंजेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, नीडेड फॉर होमन ट्रांसफर, जो कि होमन ट्रांसफर के लिए रिक्वायर्ड है, बाय कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करके मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जो कि ऑर्बिट ऑफ अर्थ में मूव कर रहा है अराउंड द सन, सन के अराउंड। ठीक है जी, एक चीज और दूसरी जो वेलोसिटी आपको नीडेड है, the velocity needed to kick it into an elliptical orbit। ठीक है, और वो वेलोसिटी जो आपको चाहिए इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में किल करने के लिए, इलिप्टिकल क्या है इसको, ट्रांसफर ऑर्बिट, that can reach the Mars orbit।
ठीक है जी। अब दो वेलोसिटी की चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है। एक चेंज जो है उससे आप होमन ट्रांसफर को कैलकुलेट, होमन ट्रांसफर का बेसिकली क्या है कि जो ऑर्बिट के साथ वो मूव कर रहा है स्पेस क्राफ्ट अर्थ के अराउंड, ठीक है, अर्थ के अंदर सन के अराउंड, तो वो ऑर्बिट जो है उसके अंदर चेंज आएगी, यानी कि जब वो वेलोसिटी चेंज होगी तो वो चेंज आएगी और वो किक होके एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एलिप्टिकल ट्रांसफर का क्या मतलब है कि जो किक लगी है थ्रस्ट की वजह से, उसकी वजह से ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल हो गया, फोर्स के लगने से वो ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम जो फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर आप सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं ऑफ द सन एंड नॉट ऑफ अर्थ एंड मार्स, ठीक है जी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसकी कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ सन की, जो सन की ला गई है। अर्थ और मार्स के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। अब जो सर्कल और एलिप्स बनते हैं आपके पास, फॉर सर्कल्स एंड ellipse we have the equation। अब सर्कल और एलिप्स जो हैं उनके लिए जो हमारे पास इक्वेशन हैं वो क्या होती है कि a इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर k ओवर 2e, ठीक है। ये इक्वेशन आपने पीछे कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्बिट्स जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, इसके अंदर अब E जो है हमारे पास ये माइनस के ओवर 2a के बराबर होता है। ए यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, ई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू भी आपने पीछे निकाली हुई है, एल ओवर म्यू के स्क्वायर के बराबर होती है, और एप्सिलॉन जो है ये सेंट्रिसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो सर्कुलर पाथ है अराउंड द सन, फॉर ए सर्कुलर पाथ अराउंड द सन, अब जो सर्कुलर पाथ है अराउंड द सन उसमें ई जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv² 1 माइनस के ओवर r1, ये टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये ई यहां पर पुट कर दे, बल्कि इसको मैं लिख लेता हूं E इज इक्वल टू माइनस के ओवर 2r1, तो ये आ जाएगा माइनस के ओवर 2r1 1/2 mv² 1 माइनस के ओवर r1। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं जरा फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ, ये जो पूरा सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है तो वी नीड द फिगर है।
ये आप सपोज करेंगे सन है, दिस इज सन, ठीक है। और ये V1 है, ये अर्थ एट डिपार्चर है। यहां से इस जगह पर ये मार्स का अराइवल है, इसको आप कह दें V2, मार्स एट अराइवल। ठीक है, ये मार्स का अराइवल है और यहाँ से ये सन से इस जगह से ये डिस्टेंस जो है इधर तक ये R2 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस R1 है इधर तक। ये R1 और ये वाला डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस इधर से इधर तक जो है ये R2 है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये पॉइंट है, ये वाला, ये अर्थ एट अराइवल है इस पॉइंट पे। उसके बाद यहां से एक बड़ा सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। और इसमें यहां पर इस जगह पर मार्स एट डिपार्चर, ये ऐसे रोटेशन, ठीक है। तो अब ये फिगर जो है, ये फिगर 1 आप इसको कह रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द ह्यूमन ट्रांसफर a round trip between Earth and Mars, ठीक है। ये अर्थ और मार्स के दरम्यान में जो राउंड ट्रिप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर।
अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, ये जो हमने राइट डाउन की है, ये इसको अगर V1 के लिए सॉल्व करें, यानी कि इसमें से V1 की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करें, तो -k/2R1 1/2 m v²1 -k/R1, ठीक है। इसको आप V1 के लिए आपने सॉल्व करना है, तो V1 के लिए सॉल्व करना है तो इसको इस तरफ ले जाएं, तो -k/2R1 प्लस k/R1 1/2 m v²1, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2R1 एलसीएम ले लें तो -k प्लस 2k 1/2 m v1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से k/2R1 1/2 m v²1, तो ये दो इस दो से कैंसिल हो जाएगा, तो v1 का स्क्वायर k/m/R1 और v1 k/m/R1 का अंडर, ये v1 की वैल्यू निकल आई। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो सेमी मेजर एक्सेस हैं ट्रांसफर एलिप्स के, क्योंकि ट्रांसफर की वजह से एलिप्स बन रहा है, तो वी डिनोट द सेमी मेजर एक्सेस ऑफ ट्रांसफर एलिप्स बाय AT, इसको AT से हम डिनोट जो है वो करेंगे, यानी कि 2AT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर होगा। अब एक होते हैं पेरीहिलियन और एपीहिलियन, ये याद है आपको, ये आपने मैकेनिक्स के अंदर पढ़े हुए, क्या होते हैं? फारदर डिस्टेंस तो ऑर्बिट का होता है, कि किसका फारदेस्ट होता है? सन से। और जो एपीलियन होता है वो पेरीहिलियन फारदेस्ट होता है, एपीलियन क्लोजेस्ट होता है। एक पैरी गई होती है, एक अपॉ गई होती है, वो क्या होती है? वो अर्थ से डिस्टेंस होती है। पैरी गई जो है वो फारदेस्ट होता है और पा गई जो है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है अर्थ का, ठीक है। ये चारों टर्में जो है यू हैव स्टडी ऑलरेडी इन केपलर्स लॉ। ये केपलर्स लॉ के अंदर जो है, केपलर का फर्स्ट लॉ जो है उसके अंदर ये टर्म जो है वो आती हैं, ठीक है। तो अब चूंकि ये एलिप्स है, तो ये वाली टर्म्स, चूंकि केपलर का फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, तो इसके अंदर अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ वी कैलकुलेट एनर्जी, अगर आप एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करें एट पेरीहिलियन ऑफ द ट्रांसफर एलिप्स, ट्रांसफर एलिप्स के पेरीहिलियन के ऊपर, तो वी हैव ET इज इक्वल टू
माइनस के ओवर, अब ये इस इक्वेशन के ऊपर ये R1 प्लस R2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा R1 ओवर R2 1/2 mv स्क्वायर T1 माइनस के ओवर R1। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहां पर VT1 जो है ये पेरिहिलियन ट्रांसफर स्पीड है। VT1 इट इज पेरिहिलियन ट्रांसफर स्पीड। ठीक है, ये आपके पास पेरिहिलियन ट्रांसफर स्पीड है। तो अब जो डायरेक्शन ऑफ VT1 है, ये डायरेक्शन जो VT1 की है, इसकी डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग V1 होना चाहिए, यानी कि जो VT1 है उसकी डायरेक्शन भी इस V1 के अलॉन्ग होनी चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ VT1 must be along the direction of V1। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी V1 के अलॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आप VT1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे हमने पहले V1 की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसी तरह VT1 की अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फिगर बना लिया, अब आप इसको मिटा दो। अब हम VT1 की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखें कि जो ET है आपके पास वो था माइनस के ओवर R1 ओवर R2 1/2 MVT1 का स्क्वायर माइनस के ओवर R1, ये इक्वेशन है। ठीक है, इससे हमने VT1 जो है उसको निकालना है, तो इसको इस तरफ ले आए तो माइनस के R1 प्लस R2 प्लस के ओवर R1 1/2 MVT1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं R1 प्लस R2 इंटू R1 निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस के R1 प्लस के इंटू R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 1/2 MVT1 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के R1 प्लस के R1 प्लस के R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 दैट इज इक्वल टू 1/2 MV1। ये इसे कैंसिल हो गया, तो के R2 R1 प्लस R2 R1 इज इक्वल टू 1/2 MV स्क्वायर T1 आ जाएगा। तो इसको यहां से 2 को इस तरफ ले आए और तो ये आपके पास आ जाएगा VT1 की वैल्यू आ जाएगी VT1 इज इक्वल टू 2K ओवर M R1 R2 R1 प्लस R2 का अंडर रूट। ठीक है जी, अब आपके पास दो स्पीड्स जो हैं वो आएंगी।
तो अब जो स्पीड ट्रांसफर डेल्टा V1 है, द स्पीड ट्रांसफर डेल्टा V1, डेल्टा V1 जो है ये बराबर होगा VT1 माइनस V1 के। और दूसरी स्पीड जो डेल्टा V2 है वो है ट्रांसफर फ्रॉम द एलिप्स टू द सर्कुलर ऑर्बिट of radius r2, that will be delta V2 is equal to V2 minus VT2। पीछे हमने कितनी इक्वेशन डिफाइन किए हैं? 3 तक। इसको क्या ले 4, इसको क्या ले 5। अच्छा, अब जिस तरह आपने निकाला था V1, ठीक है, उसी तरह V2 जो है उसको भी निकाल सकते हैं उसी प्रोसीजर से। तो वो जो V2 है आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू K/mR2 के बराबर आएगा यहां पर, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर ये V2 है, वेयर सेम वही प्रोसीजर करके हम V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं उसी तरह। तो इसी तरह फिर जिस तरह आपने VT1 निकाली है उसी तरह आप VT2 भी निकाल सकते हैं। तो वो VT2 क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2K/mR2 R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपके पास जो है वो VT2 की वैल्यू होगी। अच्छा, इस VT2 को जो है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो मेरे R1 और R1 प्लस R, लेकिन एनर्जी की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। VT2 2K/mR2 2K/m बल्कि 2/m इंटू ET प्लस K/R2। ये वही वाली एनर्जी की इक्वेशन को अगर सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ ET तो ये निकल आएगी। ठीक है, वही वाली एनर्जी की जो इक्वेशन मैंने पीछे राइट डाउन की। तो VT2 जो है ये इसके बराबर निकल आएगा। अब जो डायरेक्शन ऑफ VT2 है, द डायरेक्शन ऑफ V2T इज अलोंग V2, ये भी V2 के अलोंग है। अब जो टोटल स्पीड की इंक्रीमेंट है, यानी कि अब टोटल जितनी स्पीड चेंज हो रही है, क्योंकि दो तरह की स्पीड हैं, एक V1 है और एक V2 है, एक ट्रांसफर स्पीड है, एक दूसरी स्पीड है। तो इनकी जो टोटल स्पीड है, द टोटल स्पीड कैन बी द टोटल स्पीड इंक्रीमेंट can be determined by adding the speed changes। तो इनके अंदर जो स्पीड चेंजेस हैं उनको आप ऐड कर ले तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। ठीक है, ये दोनों ऐड करें तो वो जो स्पीड के अंदर चेंज आ रही है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है।
अब जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है जी। अब जो टोटल टाइम आपको रिक्वायर्ड है टू मेक ट्रांसफर, TT is half period of the transfer for orbit। तो अब जो कैप्लस थर्ड लॉ है उसके मुताबिक टास्क स्क्वायर जो है ये बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई k a क्यूब t के, ठीक है। तो इसके अंदर अब टी जो है, जो हाफ है पीरियड, वो होगा टा टी डिवाइडेड बाई 2, इसको कह लें ये टा टी का स्क्वायर है। तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अंडर रूट लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे तो टी आपके पास क्या आ जाएगा, पाई m ओवर के अंडर रूट ए टी 3/2। ठीक है जी, तो इसको ये हमारा ख़त्म हो गया ये ऑर्बिटल डायनामिक्स।